आप देख रहे होगे पिछले 3 4 5 दिन की न्यूज, क्या चल रहा है न्यूज में। जो विपक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदुओं को मत दिखाओ, एक मुसलमान भी मारा गया है। वो ये नहीं कह रहे हैं आतंकवादी हमला हुआ है, वो कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदू हिंदू मारे गए हैं, उसको दिखा रहे हो यार तुम। जो पाकिस्तानी मारा गया, एक नई खबर आई फिर, अरे नहीं नहीं वो मुसलमान नहीं है, वो तो गुजर बकरवाल है। बात ये है ही नहीं। बात यह है कि आतंकवादी हमला हुआ है, आतंकवादी हमला निर्दोष व्यक्तियों पर। उस आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जो पाकिस्तान कभी नहीं कबूलता था, उस पाकिस्तान ने भी कबूल कर लिया। उसने कहा हम पनाह देते हैं। गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है वो हम आम लोग नहीं जानते हैं। हम तो यही उम्मीद करेंगे ना, सरकार एक सख्त कार्रवाई करे, और ऐसी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो भविष्य के लिए मिसाल बने। ले लो पीओके को, यही तो समय है। इन लोगों ने सोचा 1947 में बंटवारा हो रहा था हमारा, तो सेनाएं घुस के आ गई। वो आपका पाकिस्तान की 1948 पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान भारत का हिस्सा ले लिया इन्होंने अपनी तरफ। अभी चाइना बिजी है ना अपने अमेरिका वॉर में, टैरिफ बढ़ाया हुआ है उसने चाइना के साथ में, चाइना खुद उलझा हुआ है। पाकिस्तान में दूसरा पक्ष है, उधर बलूचिस्तान वाली जो आपका पीएलए वो डिमांड कर रहे हैं, वहां पे पाकिस्तान फंसा हुआ है। सबसे बेहतरीन समय कार्रवाई हो, पीओके खाली करो, पीछे जाओ। हम एक एक भारतीय लड़ने के लिए तैयार हैं। भारतीय सेना आदेश करे कि कब उसको सिविलियंस की जरूरत है, भारत का एक एक बच्चा तैयार होगा लड़ने के लिए, किसी के भी खिलाफ। उन 2 4 लोगों का मत सोचना तुम, विरोधियों का, विपक्षियों का, जो वोट बैंक के चक्कर में कुछ भी कहते हैं। हिंदुस्तान यूनाइट है, इसका एक एक बच्चा लड़ेगा जब जरूरत होगी। हर एक व्यक्ति के अंदर उतना दम है। तुम बताओ लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे। कि इसने बोला कि हमको शक्ति चाहिए, और शक्ति के लिए उसने नौसेना अपनी को विकसित किया, उसको आधुनिक किया। उन्होंने धार्मिक लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने लड़ाई लड़ी आपका किसकी, विज्ञान के माध्यम से, कि इनको विज्ञान के माध्यम से हराएंगे, और हरा दिया। दूसरी कोठी तभी स्थापित की, सेकंड कोठी, दूसरा जो ट्रेडिंग हाउस था, ये कहां पे खोला इन्होंने, कन्नूर में, कन्नूर तमिलनाडु, कन्नूर तमिलनाडु में। ठीक है, इसके बाद में लिखना है यहाँ पे। सेकंड इनका गवर्नर आया, दूसरा गवर्नर इनका आया था, उसका नाम है आपका अल्बुकर्क, अल्फांसो, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। उसको अल्मीडा नाम याद रखना, इसका अल्बुकर्क नाम याद रखना, सिर्फ इतना, अल्बुकर्क। 1509 से, वो 1505 से 1509 रहा, ये 1509 से 1515 रहा, 1509 से 1500। ठीक है, यहाँ आएंगे। अब देखो यहाँ पे समझने की क्या बात है, कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक, सॉरी वास्तविक लिख दिया, वास्तविक संस्थापक। रियल फाउंडर ऑफ, रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर। क्यों, मैंने अभी बताया आपको, अल्मीडा ने भी बहुत सारे काम किए, लेकिन अल्मीडा ने ध्यान दिया किस पर, सिर्फ समुद्र पर। वो भारत में जो व्यापार बढ़ाना था उस व्यापार की ओर ध्यान नहीं दे पाया। उसने जो लोहा लिया वो लिया अरबों से, तो वो हिंद महासागर और अरब सागर वाले क्षेत्र पर तो ध्यान देता रहा, लेकिन भारत की जो मुख्य सीमा के अंदर व्यापार बढ़ाना था उसको नहीं बढ़ा पाया। उस व्यापार को बढ़ाया था अल्बुकर्क ने। किसने, अल्बुकर्क ने। कैसे जी, यहाँ पे पहली चीज, इसने क्या क्या काम किए। 1502 में, 1510 सॉरी, 1509 में आया ना, 1510 में विवाह नीति, विवाह नीति,
इसने कहा कि भाई एक बात बताओ, हमको अपनी संख्या यहां पर बढ़ानी है। जैसे कि आपका इस्लाम में क्या है, आप जानते हैं कि 4 शादी कर सकता है व्यक्ति, 4 शादी कर सकता है, बहुत सारे बच्चे पैदा कर सकता है, प्रजनन बहुत सारा हो सकता है, तो संख्या बढ़ने के बहुत सारे चांसेस हैं। सारी संभावना ये है कि संख्या बढ़ जाएगी, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। इसने क्या बोला कि भाई हम जो पुर्तगाली हैं, अब यहां आकर हम अपनी संख्या तो बढ़ा नहीं सकते, तो अब संख्या कैसे बढ़े, तो उन्होंने बोला शादी कर लो महिलाओं से। तो कितने पुर्तगाली हो जाएंगे, एक महिला से तुम शादी करोगे तो डबल तो हो गए पुर्तगाली। अब यहां पर इसने भारत की एक स्थिति का फायदा उठाया। हम लोगों के यहां पर क्या था कि जो विधवा महिला है वो अपवित्र करती है जगह को, उस महिला को तो उसके पति के खत्म होने के साथ में ही खत्म हो जाना चाहिए था। भारत में ये व्यवस्था थी, सती प्रथा। तो विधवाओं की इतनी खराब स्थिति हमारे देश में थी, जब तक ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में आपको पढ़ाऊंगा 1856 के टाइम पे। तो इन्होंने कहा एक काम करो तुम, अगर तुमको साधारण महिलाएं ना मिल रही हो तो विधवाओं को ढूंढो, क्योंकि भारत में उनकी स्थिति बहुत नाजुक है। भारत के लोग सम्मान नहीं करते विधवाओं का। हम दंभ भर रहे हैं अपने ज्ञान के ऊपर, हम कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु हैं, हम ये कह नहीं रहे हमारे अंदर बहुत सारी कुप्रथाएं हैं जो हमको त्यागनी होंगी। अब वो सब विधवाओं का, जब जिसको जहां सम्मान मिलेगा वो उधर जाएगा ना। तो उन्होंने बहुत सारे उस समय की व्यवस्थाओं को, जो भारत के लिए नासूर थी, भारत के लिए नुकसानदायक थी, उन सब का फायदा उठाया विदेशियों ने, पुर्तगालियों ने शादी की यहां पर। यही वो व्यक्ति है जिसने गोवा में ये स्टेटमेंट दिया, अंग्रेज अपने साहित्य में नहीं लिखते हैं, इसने गोवा में सती प्रथा को खत्म कराया फिर। तो राजा राम मोहन राय का भी अग्रगामी है अल्बुकर्क, ये हकीकत है। लेकिन ये आपको देखोगे नहीं, इसको कहीं भी पढ़ोगे नहीं आप। तो क्या बोलेंगे, विवाह नीति उसने अपनाई। तीसरी चीज क्या थी उसने, तीसरी चीज थी उसकी मुसलमान विरोधी था ये। मैंने बताया ना ये मुसलमान विरोधी क्यों है, कुस्तुनतुनिया वॉर के बाद से इसने भारत के हिंदियों से ये कहा कि मैं तुमको मुसलमानों से बचाने आया हूं। अब इनके अंदर तो टीस क्या है, क्योंकि ये भी हार चुके थे। एक 21 साल के लड़के मोहम्मद फतेह ने इनको हराया, तो इनको टीस हमेशा रही। यूरोप आज भी नहीं भूला उस वॉर को, उस युद्ध को भूलता ही नहीं है वो। अरबों को ये अपोनेंट मानते थे, ठीक है। आपका ये कुछ चीजें हैं मतलब। चौथा याद रख लेना, क्या बताया था मैंने अभी, गोवा में सती प्रथा को खत्म कराया। अबॉलिश द सती सिस्टम इन गोवा। गोवा में सती प्रथा को इसने क्या कराया, खत्म कराया, खत्म कराया। इसकी जीत के अन्य कारण लिखे, और क्या लिखा इसने, पांचवी चीज इसकी, 1511 में मलक्का को इसने जीत लिया, मलक्का। और 1515 में हरमुज, हरमुज, हरमुज पर नियंत्रण कर लिया। conquered मलक्का, मलक्का एरिया इन 1511 एंड कंट्रोल ऑन हरमुज इन 1515। ये कहां पर पढ़ते हैं जी, देखो इन दो जगह से क्या अंतर आया, मलक्का और हरमुज से। मैं आपको दिखा देता हूं, ये है मलक्का। मैंने आपसे कहा था कि पुर्तगाली ये समझ चुके थे कि भारत के मसालों से भी कहीं ज्यादा उपयोगी मसाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पड़ता है स्टेट ऑफ मलक्का, जो कि कहाँ पर है आपका, मलेशिया से नीचे की तरफ। तो इसको जीत लिया इसने 1511 में, यानी अपनी गद्दी पर बैठते ही दूसरे वर्ष, यानी उसकी नजर कहाँ पर है, यहाँ पर, इसको जीता। और इसके बाद में हरमुज, अरब तो इसके निशाने पर थे ही। ये देखो, अगर आप देखोगे ना, ईरान और आपका ये यूएई, इनके बीच में जो ये स्ट्रेट है, जो ये जगह है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हरमुज। इसको वर्ल्ड मैप पे देखिए, स्ट्रेट ऑफ हरमुज। तो स्ट्रेट ऑफ हरमुज कहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर। तो ये अरबों के नियंत्रण का एक रास्ता था, यहाँ से होकर स्थल जाते थे ना, यहाँ पर अरबों का नियंत्रण था। इस एरिया को भी जीत लिया, यानी इधर भी जीत रहा है और इधर भी जीत रहा है, और यहाँ पुर्तगालियों का कंट्रोल है ही। तो इसीलिए इसको कहा गया वास्तविक संस्थापक है। ये बात क्लियर है, हम सब करें, बात क्लियर है क्यों इसको वास्तविक संस्थापक कहा गया। आप कहेंगे हाँ जी भैया, इतनी सी बात तो हमको क्लियर है। तो क्या बताया मैंने, यहां तक गोवा को जीत चुके, ये मलक्का पर इनका कंट्रोल हो गया। अब एक और आता है इनका, नीनो डी कुन्हा, 1529 में, 1529 में नीनो डी कुन्हा। देखो मैं अगर आपको एक और बात बताऊं,
जो वास्को डिगामा था, वास्को डिगामा मैंने बताया दूसरी बार कब आया, 1502 में। इसके 5 साल पहले भी वास्को डिगामा आया था 1524 में, और वास्को डिगामा ही मर गया था, मलेरिया हो गया था वास्को डिगामा को, याद रखना। 1524 में तीसरी बार आया था वास्को डिगामा। जिनको ना पता वो लिख ले, पूछ ले वास्को डिगामा कितनी बार भारत आया था। निनो डी कुन्हा गवर्नर बना, इसने भी शक्तियां दी बहुत सारी। निनो डी कुन्हा बी गवर्नर इन 1529। इसने क्या किया, 1530 में गोवा को राजधानी बनाया। गोवा क्या बनाई, राजधानी बनाई। मेड गोवा एज ए कैपिटल इन 1530, यानी कि उसने सेंटर बना लिया गोवा को यहाँ पर। 1535 में, लिख लेना इसको, मेड कैपिटल इन 1530। 1535 में उसने क्या किया, 1535 में जो दमन क्षेत्र है आज का, दमन को कंट्रोल कर लिया। दमन पर अधिकार, बहुत पूछा जाता है, पुर्तगालियों ने दमन को कब जीता था। कंट्रोल ऑन दमन इन 1535। तीसरी चीज जो महत्वपूर्ण हुई वो थी 1559 में। 1559 में दमन पर अधिकार हो गया, नहीं सॉरी, पहले दीव को जीता इन्होंने, सॉरी सॉरी सॉरी, पहले दीव को फिर दमन को। दमन दीव नहीं, दीव दमन है, ये लिखना भैया, सॉरी करेक्ट करेंगे इसको। दीव पर अधिकार 1559 में दमन पर अधिकार किया था उन्होंने। दमन पर अधिकार, दमन को कब छीना उन्होंने, कंट्रोल ऑन, या कॉन्क्वर्ड भी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, तो समझ लेना। कंट्रोल ऑन दमन इन 1559। अब ये बहुत खतरनाक आदमी था निनो डी कुन्हा। इनको एक, इनके पीछे मकसद और था, ईसाई धर्म का प्रचार करना। आप आज गोवा में जाओगे, गोवा में ईसाई आप देखोगे बहुत ज़्यादा हैं। कौन कौन गया गोवा, या जो जानता हो, तो वहाँ ईसाई ज़्यादा होने का कारण कौन है, वो यही व्यक्ति है। इससे पहले अल्बुकर्क ने प्रयास किया कि भाई शादी कर लो। पीछे कारण क्या था, हम ही लोगों की कुरीतियां जो दूर हमको करनी चाहिए थी, हम अंधविश्वास के चलते उन चीज़ों को दूर करते नहीं हैं। क्योंकि जिस समय पे हम अंधविश्वास में जी रहे होते हैं तो हमको वो बड़ा विश्वास लगता है, हम कभी भी सवाल नहीं करना चाहते, हम कभी भी तर्क नहीं करना चाहते। एक बच्चे ने बड़ा अच्छा तर्क किया मुझसे, उसने कहा भैया हमको सिखाया गया ईश्वर की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। आप में से कितने लोग मानते हैं ईश्वर की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता? हाँ लिखें जिनको लगता हो कि हाँ ईश्वर की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। तर्क कर सकता है ना व्यक्ति, तर्क करने में क्या दिक्कत है? तो ईश्वर की मर्जी के बगैर अगर पत्ता नहीं हिलता तो इसका मतलब है सारी घटनाएं जो घटित होती वो ईश्वर की मर्जी से होती होंगी। फिर तो व्यक्ति की मनसा का तो कोई मायने ही नहीं बचा फिर। तो अगर ईश्वर की मर्जी से घटती हैं घटनाएं और आपके साथ किसी ने कुछ गलत कर दिया तो मर्जी रही होगी ईश्वर की, इसमें फिर तुम क्यों परेशान होते हो? तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा तो मर्जी रही होगी, फिर क्यों परेशान होते हो, दोष क्यों देते हो? तुमसे कोई विवाद कर दे तो मर्जी रही होगी ईश्वर की। या दुनिया में कोई आपका बहुत ऐसी क्रूर घटना हो गई, जितना क्रूर आप समझ सकते हो, तो मर्जी रही होगी। अगर सब ईश्वर के नियंत्रण में है तो रही होगी या नहीं? ये मैं जस्ट एक पर्सन पूछ रहा हूं आपसे, आप इस पर क्या कहते हैं? तो आपके पास जो जवाब आएगा ना, अगर आप उस पर विचार करेंगे तो वो बरगलाने वाला विचार होगा और कुछ नहीं होगा। आप बस उसको साबित करने में लगे रहोगे, कोई ना कोई पक्ष लेने का प्रयास करोगे, लेकिन जमीनी हकीकत पर शून्य मिलेगा आपको। कर्म का सिद्धांत इसीलिए महान बताया गया। आपको काम करना पड़ेगा, उसके इम्पैक्ट आएंगे। सामने वाला काम करेगा, उसका इम्पैक्ट उसके जीवन में आएंगे। सोचना पड़ेगा आपको। अब मान के चलो